सौरमंडल के बारे में आइए देखते हैं भूगोल में। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बना है। सूर्य के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, तारा है। सूर्य के केंद्र का तापमान 10⁶ केल्विन और सतह का तापमान 5800 डिग्री केल्विन होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, अर्थात सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य में क्या क्या होता है, तो सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है और अन्य कुछ पदार्थ भी होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रोजन लगभग 71% के आसपास है, हीलियम 26.5% के आसपास है और अन्य है 2.5% लगभग। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.50% और अन्य 2.5% के लगभग। सारे क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड अर्थात लगभग टोटल 500 सेकंड के आसपास लगता है, इतने समय में पहुँचता है। तो इतने समय में पहुँचने का एक कारण ये भी है क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर अर्थात लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इतना मान सकते हैं। एग्जैक्ट तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है। अगर आप इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर वो 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। सौर कलंकों का ताप कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या, ग्रह के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं और जिन लोगों को इन 8 ग्रहों के नाम ना पता लग रहे हो अभी याद कर लीजिए, समय है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ से यम हट चुका है, ठीक है। 8 ग्रह हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह ज़्यादा कुछ नहीं है, शुरुआती जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। क्योंकि 8 ही ग्रह हैं तो उसके बाद जो 4 बचते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बुध के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने दिनों में, 88 दिनों में, 88 डेज। पहला है, पहला तो याद कर ही सकते हैं आप। दूसरा देखते हैं, मरकरी के बाद वीनस, शुक्र को देखते हैं। शुक्र सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह है और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है क्योंकि क्रम में आ रहा है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब पूर्व से पश्चिम कैसे होगा, ये ईस्ट, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका औसत घनत्व आपको याद करना होगा, 5.5 ग्राम पर सीसी। एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर अभी तक जीवन संभव है। सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की कितनी है, अभी बताया गया है 15 करोड़ किलोमीटर या 14.96 या 98 करोड़ किलोमीटर लगभग। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है।
कभी कभी तो ऐसे आता नहीं, कभी कभी लिख के आता है 23.30 ऐसे, वो भी 23.5 ही है। पृथ्वी के बारे में और कुछ जान लीजिए। अपने कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। परिक्रमण काल 365 सही 1/4 दिन है और परिभ्रमण काल 24 घंटे है। उपग्रह पृथ्वी का सबको पता है चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के और महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि पृथ्वी की आकृति पूछी जाएगी तो जियोइड या लच्छाभ। पृथ्वी पर जल 71% के आसपास है और स्थल जो पार्ट है 29%। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग। अगला पढ़ेंगे हम लोग मार्स या मंगल ग्रह। सबको पता है इसे लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोबोस और डीमोस। इसके धरातल में मंगल ग्रह के इसके धरातल की जो मिट्टी है उस पर लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। बृहस्पति के बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिए। बृहस्पति या जुपिटर इंग्लिश में बोलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे अधिक भारी ग्रह है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है जुपिटर बृहस्पति में। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट है इसमें। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के 63। नंबर भी है, आपको याद करना पड़ेगा 63 ये। अगला है शनि सैटर्न। सैटर्न इसके चारों ओर चमकदार वलय हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर चमकदार वलय पाए जाते हैं, तो शनि के। और बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर इसका ही नाम आता है उपग्रहों के मालिक के रूप में। और सबसे बड़ा उपग्रह टिटान इसी का होता है। अरुण के बारे में, यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में। अरुण के बारे में जान लीजिए। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण के बारे में जानिए। वरुण इसकी उपग्रह पूछ लिए जाते कितने हैं? 8। और सबसे ठंडा ग्रह, यही ज़्यादा पूछा जाता है। चंद्रमा के बारे में फैक्ट जान लीजिए। इंग्लिश में मून कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 1/6 है। चंद्रमा पर 1/6 है, पृथ्वी पर 1 है। अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो निकलता है तो चंद्रमा पर कितना निकलेगा? 10 किलो ही निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी वाले वजन का 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे। ऐसा नहीं कि उसका वजन एक्चुअल में कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो भार वहाँ निकलेगा वो 10 किलो ही निकलेगा। चंद्रमा का अधिकतम कितना परसेंट भाग देखा जा सकता है? 59% लगभग। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अवधियां समान हैं। कितना? 27.32 डेज। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सबको पता है। चंद्रमा पर पहला जो कदम पड़ा था किसका पड़ा था? नील आर्मस्ट्रांग। ये डेट आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1969 अपोलो 11 के द्वारा गए थे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। 1.3 सेकंड में। अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड लगभग 500 सेकंड में पहुंचता है। लगभग 500 सेकंड में वो, और चंद्रमा वाला 1.3 सेकंड में। तो कारण है यहाँ दूरी का। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर के लगभग है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर लगभग। तो दूरी के कारण ऐसा होता है। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी उसको अपभू कहते हैं। तो चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उसको उपभू कहते हैं। उपभू। ये याद रखना कि जब चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है उसको अपभू कहते हैं, जो होती है 4,06,000 किलोमीटर।
और जब पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी निकाली गई उसको उपभू कहते हैं। 364, ठीक, 3,64,000 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी की गतियों से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। परिभ्रमण गति, रोटेशन बोलते हैं। तो परिभ्रमण गति रोटेशन होती है एग्जैक्ट जो होती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड होती है। कितनी? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉकवाइज घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे? जैसे ये पूरब, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ से चलती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिखाना है तो यहाँ से ऐसे चलती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे। ये रोटेशन है, ये रोटेशन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। परिभ्रमण अर्थात रोटेशन गति के कारण दिन रात बनते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दिन रात बनते क्यों हैं? परिभ्रमण गति के कारण। मौसम में परिवर्तन भी परिभ्रमण गति के कारण ही होता है। अगर ये घूमेगी नहीं अपने अक्ष पे तो एक ही जगह पे रुकी रहेगी तो फिर दिन रात होंगे ही नहीं। हमने आपको बता दिया पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ऋतु का निर्माण भी होता है और दिन रात का भी निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे परिक्रमण, जिसको कहते हैं रिवोल्यूशन। अभी तक परिभ्रमण पढ़ रहे थे आप, अब परिक्रमण। परिक्रमण काल जो है एग्जैक्ट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है। एग्जैक्ट है, याद रखने का प्रयास करें। सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में करती है। ठीक है, जो परिक्रमण होता है, ध्यान समझिए आप लोग, जो परिक्रमण होता है, जो पृथ्वी के साथ में दो शब्द आ रहे हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। अगर आप ना समझ पा रहे हैं तो फिर से समझ लीजिए। जो परिक्रमण है वो सूर्य का करती है पृथ्वी, परिक्रमण सूर्य का करती है, और परिभ्रमण खुद अपने अक्ष पर करती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। तो परिक्रमण के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं? दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, ध्यान से समझिए। परिक्रमण के कारण दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है, और दिन रात का निर्माण होना किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण। ऋतु में परिवर्तन होता है किसके कारण? परिक्रमण के कारण। ये भी ऋतु में परिवर्तन हुआ परिक्रमण के कारण, रिवोल्यूशन। लेकिन परिभ्रमण के कारण क्या हुआ? ऋतु का निर्माण हुआ। ठीक है, ये डिफरेंस है। अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है और वर्ष का बनना। अगले कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन होना कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिए। ध्यान समझिए, जैसे ये इसको हम ग्लोब मान लेते हैं, ये पूरा जो बना है, तो इसको अगर हम 20 से फाड़ दें ऐसे ये, तो बीच वाली लाइन जो है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री उसको भूमध्य रेखा कहेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में है, भू के मध्य में है तो भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, चाहे भूमध्य रेखा का हो चाहे विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 180 डिग्री भी इसको ही मान सकते हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, ऊपर वाला नॉर्थ होगा ना, क्योंकि दिशा के हिसाब से। अब 23.5 डिग्री ऊपर का नॉर्थ होगा और नीचे भी 23.5 ही डिग्री होगा। इस जो मिडिल रेखा होती है, इससे नीचे ये जितना होगा उतना ही ऊपर ये होगा। दोनों की ये डिस्टेंस सेम होती है। फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट होता सेम है, क्योंकि 23.5 डिग्री ये, 23.5 डिग्री ये। फर्क क्या है? ये साउथ है 23.5 डिग्री नीचे वाला, और ऊपर वाला 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर होती है, बीच में एक ही रेखा है लेकिन उसके दो नाम है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। जिसको ना समझ में आया हो ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए इतना। अब इसी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर का जो ये होता है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे का क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये
ध्रुव पूरे ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ही माने जाते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। कभी भी पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव नहीं होते हैं। तो आप बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा हो, भूमध्य का मतलब बीच वाली, तो उसको विषुव कहते हैं। जब सूर्य मकर या कर्क रेखा पे हो, कहाँ पे ऐसे है, ये बीच वाली है, 23.5 डिग्री ये ऊपर, 23.5 डिग्री ये नीचे। चाहे सूर्य यहाँ हो और चाहे सूर्य यहाँ हो, उसको अयनांत बोलते हैं। देखिए 21 मार्च से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 21 मार्च के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता, कहाँ पे, ऐसे ऐसे करते हैं बीच में ईश वाली रेखा पे, ठीक है। भूमध्य रेखा बीच वाली, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे की मकर रेखा, ठीक है। नीचे वाली भी 23.5 डिग्री साउथ है, ऊपर वाली 23.5 डिग्री नॉर्थ है, बता चुका हूँ। तो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। अब जब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो ये फिर क्या हो जाएंगे, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। और दिन और रात की बराबर की अवधि को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। और ध्रुवों पर भी इसी दिन क्या होता है, दिन एक साथ उगता है। 21 जून से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा कौन सी है, ऐसे बनाएंगे, बीच की भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, ठीक है। नीचे कौन सी होगी, मकर रेखा। तो कर्क रेखा इसकी बात कर रहे हैं, जो कि कितना है, नीचे भूमध्य रेखा से कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ। तो ऊपर वाले की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए इसकी वाली की। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और मैंने अभी अयनांत आपको बताया था क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 21 जून। अब दिन बड़ा होगा तो रात तो छोटी ही होगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें क्या है, एक याद कर लीजिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। और 21 जून को ही सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ तक ही पहुंच पाती हैं। क्यों, क्योंकि जब यहाँ बड़ा है तो नीचे ज़्यादा नहीं पहुंच पाती हैं। 23 सितंबर की बात करें, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, किसमें, बीच वाली पे, भूमध्य वही है। जब बीच पे चमकेगा बराबर तो दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्रुवों पर भी दिन एक साथ उगेगा। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, ये याद रखना, 23 सितंबर को शरद विषुव। 22 दिसंबर की बात करें लास्ट, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कौन सी मकर रेखा, बीच की, भूमध्य या विषुवत। नीचे वाली क्या होगी, ये क्या होगी, नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर की कर्क रेखा, 23.5 डिग्री है। और इससे ऊपर भी एक होती है, वो 66.5 होती है। इससे नीचे नीचे भी होगी, वो भी 66.5 होती है। फिलहाल अभी आप 23.5 वाली की ही बात करें, इसकी मकर रेखा की। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है इस समय, कि यहाँ पे ग्रीष्म होगी तो यहाँ शीत होगी। ऐसा ही होता है, इसी से क्लासिफाइड होता है बीच वाली से। नीचे अगर ठंडी है तो ऊपर गर्मी होगी, ऊपर गर्मी है और नीचे गर्मी है तो ऊपर ठंडी होगी, ऐसा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ग्रीष्म ऋतु होगी। अब दक्षिणी में ग्रीष्म है तो उत्तरी में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। 22 दिसंबर को शीत अयनांत या फिर मकर अयनांत, अयनांत कहते हैं, क्यों, क्योंकि मकर तो नीचे ही है। अब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब दक्षिणी का सबसे बड़ा 22 दिसंबर होगा तो उत्तरी का सबसे छोटा भी हो जाएगा। और छोटा क्यों, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री इस वाले पे ऊपर नॉर्थ तक ही पहुंचती हैं। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिए, उपसौर और अपसौर, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए पुलिस के पेपर में इनमें से कितने क्वेश्चन फंसेंगे, इसका अंदाजा आपको पेपर के बाद ही मिल पाएगा। उपसौर क्या है, उपसौर तो पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर है और अधिकतम दूरी अपसौर है, याद करना है केवल। तो 3 जनवरी को ऐसी कंडीशन बनती है कि जब उपसौर की कंडीशन बनती है, सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी क्या रह जाती है, सबसे कम रह जाती है, 3 जनवरी को। और अपसौर की कंडीशन कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। इस समय
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। ठीक है, बस वही यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखिए, इनको कभी जिंदगी में मत भूलना, एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए काम ओके रहेगा। सूर्य ग्रहण, ग्रहण किस पर लग रहा? सूर्य पर लग रहा। नाम से समझिए कि ग्रहण किस पर लग रहा, सूर्य पर ही लग रहा। और जब ये सोचो सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा, और देखेगा कौन? देखते तो पृथ्वी वाले हैं, चंद्रमा से तो कोई मतलब नहीं है। जब पृथ्वी वालों को सूर्य सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, बीच में कौन घुसा दिखेगा? चंद्रमा घुसा दिखेगा, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? सूर्य ग्रहण। अगर आप समझ रहे हैं समझ जाइए, अन्यथा याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो सूर्य ग्रहण में क्या है, पृथ्वी व सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा, सूर्य ग्रहण में। और चंद्र ग्रहण में क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बस दो ही हैं, इनको आपको याद रखना है, कौन किसके बीच में आ जाता है। ज्वार भाटा, टाइड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है, तो सीधा याद रखना 24 घंटे में कितनी बार? लगभग 2 बार। अब दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार समझ लीजिए। दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाएंगे तो दीर्घ ज्वार आता है। ऐसा होता कब है? पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक समकोण पर होते हैं, इस प्रकार समकोण पे होंगे, तो क्या आएगा? लघु ज्वार। जब ऐसे होंगे सीधा सीधा तो दीर्घ ज्वार आएगा। तो लघु ज्वार की कंडीशन कब बनती है? सप्तमी और अष्टमी को। दीर्घ ज्वार की कंडीशन पूर्णिमा और अमावस्या को घटित होती है। अब देखिए चित्र के माध्यम से आपको दीर्घ ज्वार समझाया गया है। तो जैसे दीर्घ ज्वार है, तो दीर्घ ज्वार में क्या बताया गया? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर कौन किसके सीधे में आ गया? सूर्य चंद्रमा और ये एक सीध में आ गए हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? दीर्घ ज्वार। और ये समकोण कंडीशन पे आ गए हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये लघु ज्वार हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन ज्वार भाटा से हैं, ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। दो विपरीत ज्वारों के बीच में अंतर कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। तो ये 52 मिनट का अंतर क्यों आया है? ध्यान से देखिए, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देर से हो जाते हैं। किसके कारण? चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। अब क्या है, अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर कितना होता है? 6 घंटे 13 मिनट का। एक ही जगह पे जो ज्वार भाटा आता है वो 6 घंटे 13 मिनट बाद दूसरा बनता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार कहाँ? ओखा, गुजरात में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ है? ओखा, गुजरात में। विश्व का फंडी की खाड़ी, कनाडा, 18 मीटर तक ऊंचा उठता है। अपकेंद्री बल द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है, अपकेंद्री बल द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत आसान है समझना कि क्या होती हैं ये। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित, तो सबसे पहले तो आप ऐसे देखिए, ये होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, तो ये तो भूमध्य रेखा है, इसका उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। ठीक है, उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की, कोई भी स्थान यहाँ ले लो, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अर्थात ये सब रेखाएं क्या है? ये सब क्या है? ये लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं। बस इसकी डिफिनीशन तो पूछी नहीं जाएगी, आप सीधा सा याद करिए। 1 डिग्री अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 111.13 किलोमीटर होती है लगभग। और कुल संख्या इनकी आप देख लीजिए, कुल संख्या कितनी है?
181 और कुल वृत्त में 179। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ा सबसे लंबी कौन सी अक्षांश रेखा बनती है? सबसे लंबी तो बीच वाली ही बनती है, उसके बाद छोटी होती चली जाती हैं नीचे तक। तो सबसे बड़ा विषुवत या भूमध्य रेखा बनती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। ये तो ऑब्वियस बात है, निश्चित बात है। जैसे आप यहाँ 0 डिग्री पे हैं, तो यहाँ तो सूर्य का जो रोटेशन है कभी ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस रेखा पे तो सर्वाधिक गर्मी रहेगी रहेगी। लेकिन ध्रुवों पे आपने सुना होगा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कारण क्या है? कारण यही है कि सूर्य जैसे मान लो अभी यहाँ है, जब यहाँ है तो नीचे यहाँ ठंड ज़्यादा है, रात का सीजन है। अब यहाँ से यहाँ आते आते 6 महीने इसको बीत जाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आते आते 6 महीने हो जाते हैं, टाइम ही इतना हो जाता है। तो तापमान तो घटेगा ही, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, इस एरिया में तापमान ज़्यादा है। ऊपर कम है, नीचे और यहाँ नीचे भी सबसे ज़्यादा कम है, अर्थात ध्रुवों पे यहाँ यहाँ सबसे कम तापमान होता है। कर्क रेखा मैंने बता ही दिया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस स्लाइड का, एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। और ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन करिए कि जैसे ये आपका बना, ये बीच वाली भूमध्य, ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। तो कर्क रेखा ऊपर शुरू करो, कर्क रेखा उसको किसने काटा 2 बार? माही। ऊपर माही नदी हो गई, माही के बाद बीच में कौन सी है? भूमध्य है, बीच में आप कांगो रख लो। ऐसे याद किया जाता है, माही, कांगो और लिम्पोपो। इस प्रकार याद रहेगा। कैसे? माही, ठीक, सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी? माही। उसके बाद कांगो, माही, माही, कांगो और लिम्पोपो। ऐसे याद किया जाएगा और सबको 2-2 बार काट रही हैं सब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। और अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक। और अंटार्कटिक क्या होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मतलब ये वाला उत्तरी वाला आर्कटिक है, नीचे दक्षिणी वाला अंटार्कटिक है। और 66.5 कौन सा होगा? ये बीच की आपकी भूमध्य, फिर उसके ऊपर कर्क, नीचे मकर। ये 23.5, ये 23.5। इससे ऊपर ये जो आएगी ये 66.5 है, और इससे थोड़ा सा नीचे जो आएगी वो 66.5 है। और 66.5 के बाद पोल पड़ जाएंगे, उत्तरी और नीचे दक्षिणी। आगे हम लोग समझेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये ऐसी ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पे दिखाई पड़ती हैं, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री देशांतर होता है, ऊपर 180 मान सकते हैं। तो परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, कुल संख्या आप याद कर लीजिए 360 होती है। और 2 देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होती है? गोर या गोरे। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती कितनी है? 111.32 किलोमीटर। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? रूस में है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 मैंने बता दिया है। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से दिया जाता है? क्या नाम दिया गया? तो गोरे या गोर नाम दिया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है।
ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर लंदन से लिया जाता समय 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी से हमारे सवाल लगते हैं, भूगोल के सवाल। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी से सवाल लगते हैं। किसके? भूगोल के सवाल। अभी देखना आप। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होती है? 180 डिग्री देशांतर। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। सबको पता है भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। अभी देखते हैं। जैसे ये 2 देशांतरों के बीच का अंतराल कितना है? 82.5 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जैसे इंडिया का मानक समय कितना बताया गया? 82.5 डिग्री देशांतर। तो 82.5 डिग्री देशांतर को आप 4 से गुणा कर लीजिए कि 82.5 गुणे 4 330 मिनट आता है। और 330 मिनट को घंटा बनाएंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, मतलब 5.5 घंटे ही आएगा। अगला टॉपिक है चट्टाने, रॉक्स। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टाने। सब लोग इनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं यूपी पुलिस में, तो इस बार इसको निपटा दीजिए जितना बता रहा हूँ। तो आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? लावा के ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। लावा कौन सा? जो भूकंप से निकलता है, जीवाश्म से नहीं होता है। क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय शैल से निर्मित होता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं भारत में। कहाँ? दक्कन के पठार में ऐसा होता है। अवसादी शैलें। अवसादी शैलें कैसी हैं? समुद्र के पैंदे में निर्माण होता है। खनिज तेल भी इनसे मिलता है। धरातल का 75% भाग बना है इसी से, अवसादी शैलों से। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला इसी को कहते हैं। कायांतरित चट्टान, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कायांतरित चट्टान से क्या क्या होगा? तो चूना पत्थर संगमरमर का रूप ले लेता है। चिकनी मिट्टी, स्लेट, कोयला से हीरा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी हुई शैलें कौन सी हैं? तो ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट से सिस्ट। तो ग्रेनाइट वाला तो आप याद कर लीजिए, ग्रेनाइट से नीस बनी है। अवसादी शैलों के रूपांतरण से बनी हुई चीजें। अवसादी, अवसादी में शैल से स्लेट बनी, चूना पत्थर से संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर से, बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज, इस प्रकार। रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनी हुई शैलें कौन कौन सी है? ध्यान से आप देख लीजिए, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट। अगला टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, O2 कहते हैं। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु पृथ्वी पर, एल्यूमिनियम। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी, ये मैंने शुरुआत में ही बताया है। प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई में जाने पर नीचे की तरफ 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है 1500 किलोमीटर की गहराई के लगभग होती है। पृथ्वी के केंद्र में लोहे की अधिकता कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप समझ लीजिए, सियाल, सीमा और नीचे क्या है अभी समझाते हैं आगे आपको। सियाल, इसका नाम आप अगर तोड़ेंगे तो इसको SiAl लिखते हैं, सियाल को। Si से क्या बनेगा? सिलिका, और Al से एल्यूमिनियम। उसी प्रकार सीमा को अगर आप तोड़ेंगे SiMa होगा। तो Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। निफे से NiFe लिखते हैं निफे को। अब Na से निकिल, Fe से क्या बनेगा? फेरस। पृथ्वी में सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको सियाल कहते हैं, उसके नीचे सीमा होती है, उसके नीचे निफे होती है, और सबसे ऊपरी परत यहाँ पर ये क्रस्ट बनती है। ठीक है, यहीं सियाल, सीमा और निफे यहीं पाई जाती हैं।
जैसा कि मैंने बता दिया, पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CCC 3 बार होना चाहिए। एडवर्ड स्वेस्ट ने 3 भागों में विभक्त किया था, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में। मैंने बाकी आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। भूकंप के आधार पर पृथ्वी में 3 मंडल बताए जा सकते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर, ठीक है, बैरिस्फीयर। तो स्थल मंडल की गहराई 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक मानी गई है, ठीक है। इसका घनत्व 3.5 होता है, भूपर्पटीय एवं मेंटल के ऊपरी भाग से बना होता है। जो पायरोस्फीयर होता है, इसको मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से लेके 2880 किलोमीटर तक होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, इसका घनत्व 5.6 है। बैरिस्फीयर, इसकी गहराई 2880 से नीचे केंद्र तक, और इसका घनत्व सर्वाधिक 8 से लेके 11 तक। तो पहले का घनत्व 3.5 है, दूसरे का घनत्व 5.6 है, तीसरे घनत्व 8 से लेके 11 तक है। इसकी रचना लोहे तथा निकल से हुई है। शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में विभाजित किया जाता है। भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। भूपर्पटी जो सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ठोस भाग यही है। पृथ्वी का सबसे ठोस भाग यही है, और इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में, भूकंपीय लहरों के आधार पे, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति होती है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का घनत्व 3 होता है। घनत्व में यह अंतर दबाव कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी या असंबद्धता कोण राइड असंबद्धता कहलाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। मेंटल, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी जो लहरें होती हैं 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती हैं। इस प्रकार निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल में एक मध्य असंबद्धता का सृजन होता है, जिसे मोहरोवी कहा जाता है, ठीक है। अब इसे मोहो असंबद्धता भी कहते हैं, मोहो। लास्ट में है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर देखते हैं, हिंदी में क्रोड कहते हैं। इसे गुटनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, वही है घनत्व वाली बात, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में। लेहमैन असंबद्धता का संबंध किससे है, कोर से है, याद रखना। कुछ और हल्के क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप मापते किससे हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का आविष्कार 1880 में जॉन मिनले ने किया था। भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम धरातल पर जहां पहुंचती उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसको मापते किससे, रिएक्टर स्केल से। ज्वालामुखी देखते हैं। धरातल पर वह दरार होती है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा बाहर निकलता है। 3 प्रकार होता है, जागृत, सुषुप्त और शांत। तो जागृत तो हमेशा निकलता रहेगा, सुषुप्त में 4-5 साल के बाद निकलता है, और शांत में एक बार निकलने के बाद कभी नहीं निकलता, ठीक। उदाहरण इसका ध्यान रखना, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, बेरन द्वीप भारत में, ठीक है। किसका उदाहरण है, शांत का है। और विशुवियस इटली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेटर का उदाहरण क्या है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में। इनकी एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इटली के पास लिपारी द्वीप पर, ये मत याद करना, इटली में स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, परिप्रशांत मेखला में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, तो परिप्रशांत मेखला में आते हैं। और तो बाकी सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है।
वायुमंडल पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी कितनी होती हैं? तो नाइट्रोजन N2 78%, ऑक्सीजन 21%। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, यही तो मेन है। ऑक्सीजन 21%, आर्गन AR प्रतीक होता है 0.93%, और CO2 0.03 है। CO2 है 0.03%। आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। फिगर में भी वही है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन एग्जैक्ट है इसमें 20.95% या 21%, आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और अन्य में आती है 0.01% है अन्य। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से मनुष्य जाति की रक्षा करती है। ठीक है। धरातल से अंतरिक्ष में जाने पर ताप दर कम हो जाती है प्रति 165 मीटर पर। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है, मतलब कि 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री ताप कम होता जाएगा नीचे से ऊपर की ओर जाने पर। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस स्लाइड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? CO2, NO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। आगे कुछ और दिए गए हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। वायुमंडल की परतें, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको देख लीजिए। पहली है क्षोभ मंडल। इंग्लिश जरूर याद करिएगा इनकी हमारे कहने से, क्योंकि ये रीजनिंग में भी काम देता है इसकी इंग्लिश। तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहते हैं क्षोभ मंडल के पास में। ठीक है। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा आप समझ चुके हैं, ऐसे बनाएंगे तो ये बीच में। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। कहाँ? यहाँ पर। ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी पर घटित होती हैं, बस यही याद करना है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी पर घटित होती हैं। और ताप कैसे कम होता है? अभी बताया है कि प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, वो तो है ही है। ठीक है। अगला है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इंग्लिश जरूर याद करिएगा, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है पूछा जाएगा, सीधा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। सीधा सीधा पूछ लेगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल पाई जाती है। अब समताप नाम है तो ताप क्या होगा? समान होगा। वायुयान भी इसी पर उड़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सा मुलाकात करेगा आपसे। वायुयान भी इसी पर उड़ते हैं, किस पर? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर पर। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, समताप मंडल। अगला है आयन मंडल, इनोस्फेयर। आयन मंडल तो बढ़िया क्वेश्चन है। रेडियो तरंगों को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। और लास्ट परत हमारी वायुमंडल, उसका नाम ही है वायुमंडल, तो वाय। देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं एक बार। जैसे क्षोभ मंडल, नीचे सबसे क्षोभ मंडल ये। क्षोभ मंडल मैंने बताया था मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे मेघ, वर्षा और बिजली कड़कना। ठीक है। 8 किलोमीटर तक इसका असर लगभग माना जाता है, 8 से 18। अगली है समताप मंडल। समताप मंडल में मैंने क्या बताया था? वायुयान इसी पर उड़ते हैं, क्योंकि नाम है समताप, ताप समान होता है। 18 से लेके 50 तक होता है। मध्यमंडल, मध्यमंडल की आप डिस्टेंस याद करिए, 50 से लेके 80। और उसके बाद आयन मंडल, ये याद कर लीजिए। आयन मंडल, इसमें क्या है? रेडियो तरंगों को क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है। और लास्ट है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की एक बात याद करिए, इसमें कृत्रिम उपग्रह इसी पर उड़ते हैं। आर्टिफिशियल जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, इसी पे उड़ते हैं। वो होते हैं 640 किलोमीटर से आगे। तो डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, आप याद कर सकते हैं, तो याद करिए। कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा। विश्व के जलप्रपात जैसे कौन कौन से हैं?
तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा, या जोग जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं। श्रावती, श्रावस्ती नदी नहीं, श्रावती नदी पर है कर्नाटक में, ठीक है। अब आगे देखते हैं विश्व की झीलों से। तो क्रेटर झील का उदाहरण क्या है, मैंने बताया था टिटिकाका झील, ठीक है। भ्रंश घाटी या का झील, भ्रंश घाटी का उदाहरण क्या है, मृत सागर, डेड सी इसको कहते हैं, बैकाल झील भी कहते हैं। इस प्रकार विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सुपीरियर है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे ऊंची झील आप देख सकते हैं, और सबसे गहरी याद कर लीजिए मृत सागर कैस्पियन। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील, तुर्की या टर्की। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल, हिमाचल प्रदेश में। भारत के हैं ये 3 क्वेश्चन। तो भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। अर्थात खारा पानी पियोगे चिल्लाने लगोगे, चिल्का झील। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व में नदियों से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे नील नदी के बारे में कुछ बातें हैं। तो जो नील नदी का उद्गम है वो विक्टोरिया झील अफ्रीका से माना जाता है, ठीक है। नील नदी विश्व की क्या है, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है, चौड़ी नहीं है, सबसे लंबी है, पतली सी है नील नदी। इसके 2 पार्ट हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील होते हैं, वो आगे मिल जाते हैं तब नील बनती है। तो उद्गम इसका विक्टोरिया झील अफ्रीका से है, भूमध्य सागर में गिर जाती है लास्ट में, और सबसे लंबी झील है, ठीक है। अमेजन नदी से, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है, साउथ अमेरिका में है। एक और पढ़ लीजिए, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और बाकी कांगो और लिम्पोपो तो हम आपको बता चुके हैं, दोनों है अफ्रीका में, लेकिन भूमध्य रेखा को कांगो 2 बार और लिम्पोपो को मकर रेखा 2 बार, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, सबसे पता है। अपवाह क्षेत्र की भी सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, कहाँ है, अफ्रीका में है, लीबिया के पास में। गोबी याद कर लीजिए, मंगोलिया में है, चीन एशिया के पास में, चीन तो एशिया में ही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत, थार कहाँ है, उत्तर पश्चिमी भारत या पाक एशिया की तरफ है। अटाकामा उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा उत्तरी चिली में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। महाद्वीप से क्या क्वेश्चन है देखो। एशिया के नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया की नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया की नदियों को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अफ्रीका आता है एशिया के बाद, अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका से ही विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अर्थात तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हम आपको एक क्वेश्चन बीच में बता चुके हैं। उत्तरी अमेरिका से क्या क्वेश्चन बनता है, इसे नई दुनिया का देश कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका अगला है, और 5वां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका सफ़ेद महाद्वीप, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। अगला है यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।